स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, हम कर रहे हैं आपके बीए, बीकॉम और बीएससी पार्ट फर्स्ट के सामान्य हिंदी के पेपर की तैयारी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गद्य भाग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो शेयर करने वाली हूँ। तो बिना टाइम को ख़राब करते हुए अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे गद्य भाग के प्रश्नों को। प्रश्न और उत्तर मैं आपको पढ़ के बता दूंगी ताकि अगर आप सुने तो भी आपको एक बार ये दिमाग में रहे और आप एग्ज़ाम में इसको लिख पाएँ। और जो बच्चे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो मैंने पहले कंप्यूटर के पेपर, एलिमेंट्री कंप्यूटर के भी 900 प्रश्न हैं जो शेयर किए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और पर्यावरण शिक्षा के भी प्रश्न उत्तर मैंने शेयर कर रखे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं हमारे हिंदी की तैयारी। और इंग्लिश के भी मैं आपके जो जनरल इंग्लिश के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आपको ज़रूर शेयर करूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनकी कहानी बड़े भाई साहब, विजयदान देथा, सिकंदर और कौवा, ये आपके कोर्स में है। तो उसमें से देखिए पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब कहानी का सार लिखते हुए शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न में आपको पूरा उसका डिटेल में बताना है उसको, और जो शीर्षक दिया है उसकी सार्थकता के बारे में भी लिखना है कि वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। हम पहले लिखेंगे परिचयात्मक भूमिका। प्रेमचंद जी ने अपने नवीन प्रयोग द्वारा कथा साहित्य में नवीन युग का सूत्रपात किया है, जो प्रेमचंद युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपने अपनी कहानियों के कथानकों को यथार्थ जीवन की गाथाओं से जोड़ा है। प्रेमचंद जी प्रथम कहानीकार हैं जिन्होंने पहली बार साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद के विरुद्ध पद, दलित, दीनहीन और दुख से कराहती जनता की आवाज़ को पाठकों के सामने अपनी कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया है। उसके दुख को दूर करके मानव को मानव समझकर प्यार करने की प्रेरणा दी है। इसलिए प्रेमचंद जी का साहित्य जन जीवन का साहित्य न होकर मानव जीवन का इतिहास बन गया है। बड़े भाई साहब कहानी। बड़े भाई साहब कहानी शीर्षक कहानी प्रेमचंद की एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में दो भाइयों की नोकझोंक का सजीव चित्रण किया गया है। इस कहानी में कहानीकार ने बड़े भाई साहब के चरित्र के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर प्रहार कर उनके मन में समाहित उत्तरदायित्व के भाव पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में कहानी कला के सभी तत्वों का कुशलता के साथ संयोजन होने से इसकी मार्मिकता में वृद्धि हुई है। उसके बाद में हम लिखेंगे कहानी का सार। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब कहानी प्रथम पुरुष शैली में लिखी हुई है कहानी है। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं जिनके चरित्र को व्याख्यायित करती हुई कहानी आगे बढ़ती है। पहला पात्र बड़े भाई साहब हैं और दूसरा पात्र मैं और मेरे बड़े भाई साहब की उम्र में 5 साल का अंतर था, लेकिन वे पढ़ाई में मुझसे केवल 3 दर्जे आगे थे। बड़े भाई साहब यद्यपि स्वभाव से अध्ययनशील थे और अध्ययन में उन्हें जल्दबाजी पसंद नहीं थी, इसलिए वे एक कक्षा में 2-3 साल लगा देते थे, जबकि मेरी मानसिकता उनसे विपरीत थी। मेरा पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेलने कूदने में मन लगता था, इसलिए जैसे ही मौका मिलता था मैं हॉस्टल से निकलकर खेल के मैदान में पहुंच जाता था। जब मैं खेलकर वापस आता तब मुझे बड़े भाई साहब की डांट खानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब अपने आदर्श वाक्यों का बखान नाना प्रकार से करते रहते थे और मैं गर्दन झुकाए उनकी बात को सुनता रहता था। वे कहते थे कि तुम मुझे निरंतर पढ़ते देखकर भी पढ़ाई में लगने की शिक्षा नहीं लेते हो। जब तुम ऊंची कक्षा में आओगे तब जाकर यह पता चलेगा कि मुझे तो कक्षा पास करने में 2-3 वर्ष ही लगे हैं, किंतु तुम एक ही कक्षा में सारी उम्र सड़ते रहोगे। बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर मैं रोने लगता था और दूसरे दिन से टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की योजना बनाता था, लेकिन अगले दिन से फिर खेल का मैदान ही अच्छा लगता था। छोटा भाई कहता है कि इसी तरह समय बीतता गया और वार्षिक परीक्षाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पहले की अपेक्षा अब मुझ पर रौब जताना कम कर दिया। इससे मेरा साहस और अभिमान कुछ बढ़ गया, लेकिन भाई साहब के व्यवहार में कुछ दिन बाद वही स्थिति दृष्टिगत होने लगी। उन्होंने कहा कि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। बड़े भाई साहब की बातों को सुनकर मैं मन मारकर रह गया। वार्षिक परीक्षा फिर से हुई। मैं अपनी कक्षा में पास हो गया और बड़े भाई साहब फिर भी अनुत्तीर्ण हो गए।
यद्यपि पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फेल की बात तो सुनकर वे रो पड़े। अब दोनों भाइयों में मात्र एक कक्षा का अंतर रह गया था, अतः मेरे मनोभाव तेजी से बदल गए थे। मैं सोचने लगा कि वे अगली बार भी अपनी कक्षा में फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, तब वे मेरी फजीहत नहीं करेंगे। इस कारण अब मुझको उनसे भय कम हो गया और कनकोएं उड़ाने लगा। यद्यपि मैं उनकी नज़र से बचकर कनकोएं उड़ाया करता था, फिर भी एक दिन मैं कनकोआ लूटकर बेतहाशा दौड़ रहा था कि मेरे बड़े भाई साहब से टक्कर हो गई। उन्होंने उसी समय फटकारा और कहा कि तुम मेरी तरह 9वीं कक्षा में भी आ जाओगे तो भी मुझ में और तुम में आयु का तो 5 वर्ष का अंतर है, उसे ईश्वर भी नहीं मिटा सकता। आयु के इस अंतर के कारण तुम्हें मेरे बराबर जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं हो सकता। इस प्रकार उनके उपदेशों की झड़ी मुझ पर लग गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने क्षमा याचना की, लेकिन तभी संयोगवश एक कटा हुआ कनकोआ उसी ओर उड़ता हुआ आया। बड़े भाई साहब ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए उछलकर उस कनकोए की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। शीर्षक की सार्थकता। कहानी के तत्वों में शीर्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी कहानी का शीर्षक प्रधान पात्र या प्रधान घटना या प्रधान भाव या किसी मार्मिक उक्ति के आधार पर रखा जाता है। यदि प्रस्तुत कहानी के शीर्षक को देखा जाए तो यह पात्र विशेष पर आधारित है। इस कहानी में बड़े भाई साहब एक ऐसे पात्र हैं जिनके चरित्र को प्रारंभ से लेकर अंत तक चित्रित किया गया है। वे यद्यपि खेल में रुचि रखते हैं, लेकिन परिवार में भाई स्तर पर बड़े होने के कारण उनमें उत्तरदायित्व और पद की गरिमा का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं। वे जहां पढ़ने में हमेशा लगे हुए दिखाई पड़ते हैं, वहीं अपने छोटे भाई को भी हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपना आचरण युक्त अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। संक्षेप में, बड़े भाई साहब होने के नाते वे अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निर्वहन करते हैं। उन्हीं के आधार पर इस कहानी का शीर्षक रखा गया है, जो सर्वथा उचित और सार्थक है। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, रोचक, आकर्षक और व्यंजनापूर्ण होने के साथ साथ जिज्ञासा भाव से पूरित और कौतूहलपूर्ण भी है, जो पाठक को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। निष्कर्ष। उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि यह कहानी रोचक और चरित्र प्रधान है। पात्र के नाम के आधार पर उसका नामकरण हुआ है। इसका शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और आकर्षक है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। सिकंदर और कौवा विजयदान देथा के जीवन के परम सत्य को लोक शैली में स्पष्ट करने वाली सशक्त कहानी है। इस कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, विजयदान देथा कि सिकंदर और कौवा कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है सार इस कहानी का। चलिए देखते हैं भूमिका। बिज्जी के नाम से प्रख्यात श्री विजयदान देथा की लेखनी और राजस्थानी धरती की लोक कथाएं दोनों एक जैसा संयोग बनाते हैं, जैसे आधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य में बतौर गुणात्मक परिवर्तन पढ़ा जाता है। उनकी विशिष्ट शैली, भाषा और मानवीय व्यवहारों के गहन अध्ययन की उनकी क्षमता ने राजस्थानी लोक कथाओं को नए आयाम प्रदान किए हैं। राजस्थानी जनमानस की सांस्कृतिक एवं सामूहिक अनुभूति लोक कथाओं की जिस मौखिक परंपरा का हिस्सा रही है, विजयदान देथा ने लिखते हुए उन्हें नवीन मान्यताओं एवं मूल्यों की प्रस्थापना करने वाली साहित्यिक अभिव्यंजनाओं के रूप में देखा है। श्री देथा जी ने राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह बातारी फुलवारी लिखा है, जो 13 खंडों में प्रकाशित हुआ है। हिंदी में उनके दुविधा व अन्य कहानियाँ, उलझन, प्रतिशोध, उजाले के मुसाहिब इत्यादि कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। रुख नामक कृति में उनकी आत्मकथात्मक संस्मरण हैं। अब देखते हैं हम सिकंदर और कौवा कहानी का सारांश। सिकंदर और उसकी बीमारी। सिकंदर विश्व विजेता था। उसने ईरान, पर्शिया, मध्य एशिया और अन्य अनेकों देशों को अपने बाहुबल से जीता था। आज वही सिकंदर महान बीमार था। उसके पास विशाल सेना थी और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित लाखों सैनिक थे, किंतु सिकंदर तो ज्वर से तप रहा था। यूनानी हकीमों ने उसकी काफ़ी दवा दारू की, किंतु सिकंदर को कोई लाभ नहीं हुआ था। उसके कंठ से रह रहकर चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। उसका सैनिक उसे
कुल्ले करवा रहा था। 3 दिन हो चुके थे किंतु उसे बिल्कुल भी आराम नहीं आया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी अनुभवी वैद्य को उनके समक्ष पेश किया जाए जो उसकी बीमारी को दूर कर सके। सैनिकों ने उसके आदेश का पालन किया। भारतीय वैद्य का आगमन। बीमार सिकंदर की दवा करने के लिए अनुभवी वैद्य को लाया जाना था, किंतु उनके सैनिकों को इसका प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक भारतीय वृद्ध और अनुभवी वैद्य स्वयं ही सिकंदर की दवा करने आ पहुंचा। सैनिक ने यह समाचार सिकंदर तक पहुंचाया। सिकंदर को लगा कि किस अजीब देश के हैं यह। सिकंदर ने सैनिक को वैद्य को शीघ्र लाने को कहा। सैनिक वैद्य के साथ उपस्थित हुआ। वैद्य बूढ़ा था, उसकी सफ़ेद दाढ़ी को वह किसी देवदूत के समान दिखाई दिया। वैद्य शैया पर लेटे हुए सिकंदर को ध्यान से देखता रहा। वैद्य को देखकर क्षण भर के लिए सिकंदर का ध्यान अपने गुरु अरस्तु की ओर चला गया। सिकंदर ने नब्ज दिखाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। तब वैद्य ने कहा कि नब्ज को देखे बिना ही सूरत व आंखों से पता चल गया कि उसे मियादी बुखार है, अंतः ज्वर। वैद्य ने कहा कि अब तक उसने जो भी खाया पिया है उसकी चर्चा करना बेकार है। आज से उसका गरिष्ठ भोजन और मांस मदिरा सब बंद है। उसे परहेज रखना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी के बढ़ जाने का खतरा है। यह मामूली बुखार नहीं है। यदि उसने बद परहेजी की और इलाज के प्रति सावधानी नहीं बरती तो वह उसका इलाज नहीं करेगा। सिकंदर ने वैद्य से कहा कि वह उसकी बीमारी की बात सुनकर इलाज के लिए स्वयं चलकर आया। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। तब वैद्य ने कहा कि देश के प्रति निष्ठा और रोगी के प्रति अपना व्यवहार समझकर ही वह यहाँ पर आया है। वैद्य ने कहा कि वह औषधियाँ अपने साथ लाया है, कुछ औषधियाँ जंगल से लानी पड़ेंगी। इतना कहकर वैद्य वहाँ से चला गया। वृद्ध वैद्य का सिकंदर को पथ्य बताना। दूसरे दिन वृद्ध भारतीय वैद्य सिकंदर को देखने आया। सिकंदर ने वैद्य से कहा कि लगभग 85 घड़ियों तक उसके सीने में जलन, सारे शरीर में टूटन, सिर में दर्द, जी में घबराहट व बेचैनी रहेगी। वह किसी प्रकार की चिंता ना करे और हिम्मत से काम ले। वह नदी के चमकते बालू कणों का उबला पानी, अधसी की जेठी बाजरी का दलिया और बकरी के दूध का सेवन करे। 3 दिन के पश्चात गाय के दूध में उबले अंजीरों का सेवन करें। इससे आप पहले से भी अधिक तंदुरुस्त हो जाएंगे। अनुभवी वैद्य ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सिकंदर की सेना में हजारों निष्ठावान सैनिक थे जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे, किंतु उसकी बीमारी को बांटने वाला कोई भी नहीं था। उसके सीने में मानो आग जल रही थी, हथेलियों में जलन और आंतों में कुलबुलाहट थी। विश्व विजेता सिकंदर एक बच्चे के समान छटपटा रहा था। वह यूनान व मैसेडोनिया की शान को भूल चुका था, अपनी विश्व विजयों को भूल गया था। पास में बैठी रोक्साना भी उसका दर्द नहीं बांट पा रही थी, जिसे वह अपनी जान से भी अधिक चाहता था। हजारों बंदी लोग, अगणित मौत के घाट उतारे लोग, बेबस इंसान मानो उससे सब कुछ हिसाब मांग रहे थे। अंत में सिकंदर की बीमारी दूर होने लगी। उसे लगा कि यूनानी वैद्यों का भरोसा करना बेकार है। वृद्ध भारतीय वैद्य के प्रति वह कृतज्ञता से भर गया। सिकंदर द्वारा जीवन सत्य को समझने की इच्छा। अपनी बीमारी भुगतने के पश्चात अजय सिकंदर जीवन की अहमियत को भली प्रकार समझ चुका था। वह जान गया था कि जिस प्रकार सूरज एक बार ही उगता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन भी एक बार ही मिलता है। कोई भी मनुष्य एक बार में ही 2 जीवन नहीं जी सकता। सिकंदर ने इस सच्चाई पर कभी गौर नहीं किया था। उसे नरसंहार करते समय सोचने का यह मौका ही नहीं मिल पाया कि इस संसार से उसके चले जाने के बाद भी दुनिया इसी प्रकार आबाद रहेगी। सिकंदर सोच विचार करता रहा, किंतु किसी सत्य पर नहीं पहुंच सका। आखिर सिकंदर ने वृद्ध भारतीय वैद्य से कहा कि यदि वह उसका उपचार नहीं करता तो वह मर जाता। भारतीय वैद्य ने कहा, नहीं, क्योंकि उसकी उम्र अभी शेष थी। सिकंदर अपनी उम्र के बारे में जानना चाहता था, किंतु बूढ़े वैद्य ने कहा कि ना जानना ही उचित है, फिर वह चाहे राजा हो या भिक्षुक। बूढ़े वैद्य ने सिकंदर को समझाया कि किसी के होने या ना होने से दुनिया रुकती नहीं है, वह अविराम गति से आगे बढ़ती रहती है। और बच्चों, यही जीवन का सार भी है। सिकंदर द्वारा अमर होने की इच्छा। विश्व विजेता सिकंदर अमर होना चाहता था। उसने वृद्ध वैद्य से कहा कि उसके पास विशाल साम्राज्य है, अथाह धन संपदा है,
इससे पहले उस जैसा सम्राट ना तो हुआ और ना ही उसके बाद होगा। फिर क्या उसने दुनिया के मुल्कों व अथाह दौलत को इसलिए एकत्रित किया कि वह खाली हाथ दुनिया से चला जाए? तब ने सिकंदर से कहा कि यदि वास्तव में वह अमर होना चाहता है तो वह उसे अवश्य उपाय बताएगा, बशर्ते कि वह किसी और को इसके बारे में नहीं बताए। सिकंदर ने वृद्ध वैद्य से कहा कि वह किसी को भी उस राज के बारे में नहीं बताएगा, यहाँ तक कि वह रोकसाना को भी इसके बारे में कभी नहीं बताएगा। वृद्ध वैद्य ने सिकंदर को समझाते हुए कहा कि परमात्मा उसे सुमति प्रदान करे। उसने कहा कि जन्म के समय एक बालक निरीह, बेबस और अशक्त होता है। वह भी था। समय पाकर ही वह बड़ा हुआ। अन्य प्राणियों के समान बुढ़ापा, निर्बलता और जर्जरता उसे भी घेर लेगी, किंतु उसने तो यमराज के कार्य को अपने हाथों में लेकर अगणित निर्दोष लोगों को मारा है। जीवन में पहली बार सिकंदर को अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी का प्रतिवाद सुनना पड़ रहा था। फिर भी उसने वैद्य का प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वह उससे अमरता का रहस्य जानना चाहता था। वृद्ध वैद्य द्वारा सिकंदर को अमरता का रहस्य बताना। बूढ़े वैद्य ने सिकंदर से कहा कि सुमेरु पर्वत के पश्चिम में एक गुफा है, जिसके मुख पर प्रचंड शिला सदियों से रखी हुई है। विश्वस्त सैनिकों से उसे हटवाकर अकेले ही वह गुफा में जाए और निशंक व निशस्त्र आगे बढ़ता रहे। उस अछूती भूमि पर पहली बार उसी के पैर पड़ेंगे। काफ़ी दूर चलने के बाद एक झरने का जल एक तलेया में समाहित होते दिखेगा, जो कभी खाली हो जाती है तो कभी भर जाती है। वहाँ एक पीपल के पेड़ पर कौवा काँव काँव चिल्लाता रहता है, जो अमर है और प्रति क्षण अपने अमृत की घोषणा करता रहता है। झरने के निशेष होते ही वह अपनी अंजलि से जल पी ले। सिकंदर अपने 21,000 विश्वस्त सैनिकों के साथ जाए और गुफा से 3,000 कदम दूर उन्हें रखे। कौवे द्वारा सिकंदर को संदेश। कहानी की मूल संवेदना या संदेश इसको कहा जा सकता है। सिकंदर अकेला ही गुफा में जा पहुंचा। उसने देखा कि सचमुच एक कौवा पीपल के वृक्ष पर अमरता की रट लगा रहा था। गुफा के अंदर मध्यम मध्यम प्रकाश कहीं से आ रहा था। वहाँ बेशकीमती हीरे जवाहरात बिखरे थे। कौवे के अलावा अन्य कोई प्राणी वहाँ नहीं था। शायद कौवा ही उस अकूत संपत्ति का स्वामी था। अचानक कौवे की काँव काँव बंद हो गई। उसने देखा कि सावधान कौवा उसी को घूरे जा रहा था। सिकंदर को लगा कि यह प्रकाश बुझ गया तो वह ना तो झरने के पास पहुँच सकेगा और ना ही वह गुफा से बाहर निकल सकेगा। अमर होने की लालसा में जैसे ही उसके हाथ जल पीने को आगे बढ़े तो कौवे ने कहा कि यदि उसने पानी पीने का प्रयास किया तो वह वहीं ढेर हो जाएगा। जिस प्रकार वह युगों से अमरता का अभिशाप भोग रहा है, वह ऐसी गलती ना करे। वह ऐसी शाश्वत जिंदगी से तंग आ चुका है। यदि सिकंदर यमराज के पास जाकर उसके लिए मृत्यु का नुस्खा पूछकर आ जाए तो वह इस अकूत संपत्ति का स्वामी बन सकता है, फिर चाहे जितना जल पी सकता है। कौवे ने उसे समझाते हुए कहा कि जीने का आनंद तभी है जबकि मृत्यु उसके साथ जुड़ जाए। कौवे की योनि पाकर जीवन के इस सत्य को वह तो समझ गया, किंतु तुमने मनुष्य होकर भी इस सत्य को अभी तक नहीं समझा है। कहानी संदेश देती है कि मनुष्य की अमरता की चाहना उसकी खतरनाक आकांक्षा है। सत्य तो यह है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। तो आई होप बच्चों, इन दोनों प्रश्नों में से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अपने शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के 42 के जवार की उन लहरों में संस्मरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 42 के जवार की उन लहरों के संस्मरण राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने वाला सशक्त संस्मरण है। इस कथन की विवेचना करिए। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रभाकर जी की 42 के ज्वार की उन लहरों में संस्मरण के सार को अपने शब्दों में लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखेंगे भूमिका। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने निबंध, रिपोर्टाज,
संस्मरण और रेखाचित्र लिखे हैं। वे अपनी रोचक व सहज शैली में स्थितियों का चित्र प्रस्तुत कर अपनी कथन भंगिमा से पाठक का मन बांध लेते हैं। उनकी रचनाओं में विचार व भावों का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। वे एक सफल पत्रकार भी रहे हैं। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका ज्ञानोदय व सहारनपुर से प्रकाशित होने वाले पत्र नया जीवन तथा विकास का उन्होंने सफलता से संपादन भी किया है। नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे और महके आंगन उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी प्रत्येक रचना जीवन सत्य का बोध कराने वाली व सत्य के आईने में उतरने वाली रचना रही है। 42 के जवार की उन लहरों में संस्मरण का सारांश। पहला पॉइंट देखिए, बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव। 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रीय महासभा ने बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। गांधी जी ने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि यह आंदोलन उनके जीवन का अंतिम आंदोलन होगा, जिसमें या तो हम मर मिटेंगे या फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रत्येक भारतीय आज़ादी के जुनून में था। संपूर्ण देश व देशवासियों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। हर कोई आज़ादी की भावना से लबरेज था। दूसरा पॉइंट देखिए, कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी। राष्ट्रीय महासभा ने बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया था, किंतु आंदोलन प्रारंभ होता उससे पूर्व 9 अगस्त 1942 की सुबह ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं व कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेलों में डाल दिया गया। तब अंग्रेज़ों को यह विश्वास हो गया था कि अब संपूर्ण देश में ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जो जनता को बगावत करने की सीख दे और आंदोलन का नेतृत्व कर सके। यदि 2-4 भुनगे बचे भी होंगे तो हमारी छिपकलियां आज नहीं तो कल उन्हें चट कर ही जाएंगी। अंग्रेज़ों की सोच। भारत के शत्रुओं अर्थात अंग्रेज़ों की सोच थी कि सन 42 की बगावत का नक्शा जनता के पास नहीं आया था। बगावत का वह नक्शा क्रांति के प्रधान पुरोहित महात्मा गांधी के बस्ते में ही था और उन्हें बस्ते सहित सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उनका यह भी सोचना था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पूर्व नक्शे की कॉपियां अपने सिपाहियों को बांट दी हों। अंग्रेज़ों ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया और आंदोलन के शुरू होने से पूर्व गिरफ्तार करने योग्य लोगों की सूची तैयार कर ली थी। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि अब ऐसा कोई आदमी बाहर नहीं रहा जिसके पास नक्शे की कॉपी हो। फोर्थ पॉइंट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की एम्ब्री की घोषणा। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। अंग्रेज़ों के मन पर एक बोझ था, इस निरीह देश पर उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का बोझ। इंग्लैंड भी मित्र देशों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। उसे संसार में अपनी साख को बनाए रखना था। इसलिए भारत मंत्री एम्ब्री ने ब्रिटेन के रेडियो से संसार को अपने व्यापक दमन चक्र की सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के द्वारा एक भयानक क्रांति का प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें रेलवे स्टेशनों को फूंकना, पुलिस थानों पर कब्जा करना, रेलवे लाइनों को उखाड़ना, सरकारी संपत्ति की तोड़ फोड़ करना तथा फूंका फांकी का हिंसात्मक कार्यक्रम भी शामिल था। इसलिए सरकार को सभी कांग्रेसियों को एक साथ गिरफ्तार करना पड़ा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अब एम्ब्री के भाषण की प्रतिक्रिया क्या हुई। एम्ब्री के भाषण ने देशवासियों को न केवल नया प्रकाश दिया अपितु एक नया बल भी प्रदान किया। सरकार ने कांग्रेस के नेताओं की जो सामूहिक गिरफ्तारी की, उससे जनता के हृदयों में आग भड़क उठी थी। एम्ब्री के भाषण ने भारतीय जनता को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। जनता में जोश तो पहले ही था और अब राह भी अंधेरे में नहीं रही थी। अतः जनता बिना किसी नेतृत्व के सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई। उधर सरकार को पूरा भरोसा था कि उसने चुन चुनकर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसा कोई नेता बाहर नहीं रहा जो जनता को बगावत करने की सीख दे सके। सरकार का मानना था कि 2-4 फुनगे बचे भी होंगे तो उनकी छिपकलियां उन्हें चट कर जाएंगी, किंतु विद्रोहियों का कहना था कि विद्रोहियों के नाग जब जाग जाते हैं तो
तुम्हारी इन छिपकलियों को वे एक सपाटे में ही सटक जाएंगे और तुम्हें ऐसा डसेंगे कि तुम अपने वारिसों का नाम भी अपनी वसीयत में न लिख सकोगे। सन 42 की हुंकार। विद्रोहियों की हुंकार को कोई हुंकार नहीं थी, अपितु यह जीवन ज्वाला की लपलपाती लपटें थी। अंग्रेजी शासन की शक्ति के केंद्र पुलिस थाने, डाकघर, स्टेशन इस आग में पड़कर स्वाहा हो गए थे। इन केंद्रों का संबंध धीरे धीरे देहातों से कटता चला गया, जिससे सरकार के हाथ पैर सन्नाटे में आ गए। संपूर्ण देश युद्ध भूमि में परिणत हो गया। देखते देखते छोटे छोटे देहातों में भी बगावत के नारे बुलंद होने लगे। बिहार एवं सन 42 की बगावत। बिहार की राजधानी पटना में उस दिन चिड़िया के जागने से पहले ही वहां की गलियां विद्यार्थियों की प्रभात फेरियों के संगीत और नारों से गूंजने लगी थी। कुछ करके दिखाने वालों की भीड़ दोपहर को बाहर सरकार के सचिवालय की ओर चल पड़ी। भीड़ के पैरों तले साफ सुथरी जमीन थी, किंतु उनकी यात्रा आसान न थी। रास्ते में पुलिस टोली और कोई अधिकारी मिल जाता और भीड़ को रोककर कहता, वापस लौट जाओ, किंतु यह कोई सरकारी नहर न थी जो सरकार के इशारे पर घटती, बढ़ती और रुकती। यह तो बरसाती नदी थी और यह तो जवानी की बाढ़ के दिन थे। इसे रोक पाना कदापि संभव नहीं था। पुलिस का दमन चक्र। अफसर गुस्से में भर जाता, उसके इशारे पर पुलिस वाले भीड़ पर लाठियां बरसाने लगे। लोगों के सिर फूटते, हड्डियां टूटती और लोग बेहोश हो जाते। जो लोग मर जाते उनमें पूरे हाथों वाले भी थे और अधूरे दिलों वाले भी थे। वे लोग भी थे जो हुक्म पाने के लिए बेताब थे, तो वो भी थे जो हुक्म पाकर भी कन्नी काट रहे थे। भीड़ आगे बढ़ती जाती थी। इस प्रकार पिटते गिरते उमड़ते भीड़ सचिवालय तक जा पहुंची। अंग्रेज जिलाधीश एवं विद्यार्थी चारों ओर क्विट इंडिया, इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। अपने देश का तिरंगा लिए कुछ किशोर गोल गुंबद की ओर से बढ़े, तभी गोरखा फौज ने दीवार की तरफ उन्हें रोक दिया। अंग्रेज जिलाधीश ने उनसे पूछा कि आखिर वे क्या चाहते हैं। तब एक विद्यार्थी ने कहा कि वे सचिवालय पर अपना तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं। जिलाधीश ने कहा कि वहाँ यूनियन जैक फहराता है, उनका झंडा नहीं फहरा सकता। तब दूसरे विद्यार्थी ने कहा कि अब वहाँ यूनियन जैक नहीं, तिरंगा झंडा ही फहराएगा। तब जिलाधीश ने उन्हें वहाँ से भाग जाने को कहा, किंतु सभी विद्यार्थी एक साथ आगे बढ़े। विद्यार्थियों की संख्या 11 थी। उन्हें जिलाधीश के आदेश से गोलियों से भून दिया गया। तभी न जाने किधर से एक विद्यार्थी गुंबद पर जा चढ़ा और उसने तिरंगा झंडा फहराकर वहीं से नारे लगाए। जिलाधीश के फायर करते ही वह किशोर टूटे तारे सा धरती पर आकर गिर गया। विद्यार्थी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। होश में आने पर उसने डॉक्टर से पूछा कि मेरी गोली कहाँ लगी है। डॉक्टर ने कहा उसकी छाती में गोली लगी है। तब उसने कहा कि अच्छा है, मैंने पीठ पर गोली नहीं खाई, और वह इस संसार से विदा हो गया। ब्रिटिश सरकार के आदमी का बयान। ब्रिटिश सरकार का एक आदमी जिसके पास अनेक सरकारी रिपोर्टें आई थी, उसने अपने बयान में बताया कि विद्यार्थियों पर जो गोलियां चलाई गई वे दमदम बुलेट की थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इन गोलियों का प्रयोग युद्ध के समय भी वर्जित था, किंतु उन दिनों अंग्रेजी शासन के लिए ना तो कोई नियम थे और ना ही उस पर किसी प्रकार की पाबंदियां थीं। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना, लोगों को जेलों में ठूंस देना, गांव उजाड़ देना उनके लिए सामान्य सी बातें थी। सरकार ने पुलिस और फौज को गांव में खुलकर खेलने के लिए छोड़ दिया था। नेशनल वॉर फ्रंट के लीडर की हैसियत से उसे जिले के गांव में घूमते समय फौज और पुलिस के अत्याचारों, जनता की संपत्ति की लूट खसोट, गांव को जलाने, गिरफ्तारी का भय दिखाकर लोगों से रुपए ऐंठने और वसूली के लिए लोगों को घोर यंत्रणाएं देने की अनेक रिपोर्टें मिली थी। उसने अपनी आंखों से पुलिस द्वारा लोगों की दुकानों व घरों को जलाने की घटनाएं देखी। उसने एक उदाहरण दिया कि बिहार में राम सिंह पटना के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गोरे फौजी एक दिन घूमते घूमते उसके घर में जा घुसे। उसका अपराध क्या था यह कोई नहीं जानता, किंतु उसे जो दंड दिया गया उसे सुनकर तो नर्क का दरोगा भी झेंप जाएगा। लोहे की नोकदार खूंटे पर उसे जबरदस्ती गुदा के सहारे बिठाया गया और 2 गोरे सिपाहियों ने उसके कंधे पर अपना जोर डालकर उन्हें तब तक दबाया जब तक कि वह खूंटा उसके पेट, कलेजे, कंठ, खोपड़ी को फोड़कर ऊपर नहीं आ गया।
बाद में गोरे उसकी इस कलाकृति को कई दिनों तक इधर उधर दिखाते रहे। इस प्रकार पुलिस वाले आम जन के साथ नृशंसता का व्यवहार करते थे। अंत में वह दिन भी आया जब यूनियन जैक को उतारा गया और उसके स्थान पर तिरंगे झंडे को फहराया गया था। यह हमारी आज़ादी का दिन था। तो चलिए बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रज़िया रेखा चित्र के आधार पर रज़िया के व्यक्तित्व की विशेषताओं को वर्णित कीजिए। सामान्य विवेचन। रज़िया शीर्षक रेखाचित्र राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। अपने इस श्रेष्ठतम रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने रज़िया नामक चूड़ीहारिन की लड़की के अद्भुत व्यक्तित्व का चित्रण किया है। लेखक ने रज़िया के बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन संघर्ष को इस रेखाचित्र में साकार कर दिया है। रज़िया नामक जीवंत पात्र के व्यक्तित्व की विशेषताओं को निम्नांकित शीर्षकों के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है। पहला, कुशल चूड़ीहारन। लेखक ने बताया कि बालपन से रज़िया अपनी माँ के साथ चूड़ी बेचने में सहयोग करती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हुई और उसने भी चूड़ी का व्यवसाय सीख लिया था। अब वह अपनी माँ की तरह ही चूड़ी पहनाने में कुशल हो गई थी। नई उम्र की रज़िया के हाथ कोमल थे, इसलिए घर की नई बहुएं उसके हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। इस प्रकार रज़िया चूड़ियाँ पहनाने में दक्ष हो गई और कुशल चूड़ीहारिन बन गई थी। बातूनी। रज़िया बचपन से ही अपनी माँ के साथ चूड़ी व्यवसाय से जुड़ी हुई थी, इसलिए वह स्वभाव से बातूनी थी। उसका लेखक से छोटेपन से ही परिचय था, इसलिए अवस्था वृद्धि में भी जहाँ भी उसकी लेखक से भेंट हो जाती थी, वह लेखक से ऐसे अटपटे प्रश्न करती थी कि लेखक उसके प्रश्नों के जवाब देने की बजाय उसको ही देखता रह जाता था। इस कारण उसकी अवस्था विशेष की चंचलता ही नहीं थी, बल्कि उसका बातूनीपन ही था। इस संबंध में लेखक ने कहा कि वह अपने बातूनी स्वभाव के वशीभूत होकर बकबक करती रहती थी और जवाब की ज़रूरत ही महसूस नहीं करती थी। बढ़ती अवस्था में आकर्षक व्यक्तित्व। लेखक ने बताया कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, वैसे वैसे रज़िया की अवस्था में वृद्धि होती हुई। किशोरावस्था को अपना साथी बना लेने पर रज़िया का व्यक्तित्व ही आकर्षक बन गया और उसके आकर्षण को देखकर किशोर दिलों में भी कसमसाहट होने लगी। परिणाम स्वरूप रज़िया भी बात करने में सकुचाने और शर्माने लगी। उसके गालों पर लालिमा छा गई। इसका परिणाम यह होता कि जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती, तब कितने ही भाई वहाँ तमाशबीन बनकर खड़े हो जाते थे। चुहलबाज हंसमुख रज़िया। रज़िया बढ़ती अवस्था के साथ साथ चुहलबाजी में प्रवीण और हंसमुख बन गई थी। इसका प्रभाव उसके व्यवसाय पर सीधा पड़ा था। वह अपनी चुहलबाजी और हंसमुख स्वभाव के कारण चूड़ी पहनने वाली के पतियों की जेबों को आसानी से ढीला कर देती थी और उसकी चुहलबाजी को सुनकर चूड़ी पहनने वालियों के पति देवों को भी उसके पास से भाग खड़ा होना पड़ता था। इतना ही नहीं, लेखक की पत्नी को चूड़ियाँ पहनाने की बात हो या उसके पति हसन के संबंध में कोई बात हो, वह उन बातों को चुहलबाजी ही नहीं करती थी, बल्कि ठट्ठा मारकर हंसे बिना भी नहीं रहती थी। इस संबंध में लेखक ने बतलाया कि रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने रज़िया घर में आई और उस दिन उसने अपने स्वभाव के आधार पर ना जाने कितनी धूम मचाई। यह लूँगी, वह लूँगी और यह मुँहमांगी चीज़ ना मिली तो वह लूँगी की दुल्हन टापती रह जाएंगी। इस प्रकार रज़िया स्वभाव से चुहलबाज और हंसमुखी थी। वह दुखी और उदास व्यक्ति को भी हंसाने में माहिर थी। समय की सूझ रखने वाली। रज़िया चुहलबाज और हंसमुख स्वभाव के साथ साथ दूरदर्शी भी थी, इसलिए वह बदलते समय के आधार पर बाजार से नई नई चलन की चूड़ियाँ खरीद कर लाती थी, जिनको स्त्रियाँ खूब पसंद करती थी। परिणाम स्वरूप उसके व्यवसाय में खूब इजाफा हुआ। इस आधार पर कहा जा सकता है कि रज़िया समय की सूझ रखने वाली थी। जिज्ञासु और आत्मीय भाव से पूरित। रज़िया स्वभाव से जिज्ञासु होने के साथ साथ आत्मीय भाव से भी पूरित है। वह लेखक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती है। उसकी आत्मीयता भी उसके इसी दृष्टिकोण में झलकती है। शहर में जब वह बहुत दिनों के बाद लेखक से मिलती है, तब उसका पता पूछकर उसके घर मिलने चली जाती है और चुनाव के क्रम में जब लेखक उसके गांव आता है, तब भी वह उसे अपनी पोती के माध्यम से अपने घर बुलाकर उसके बारे में पूछती है। इससे बीमार रज़िया के जिज्ञासा और आत्मीय भाव का भी पता चलता है। निष्कर्ष। उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि रज़िया के व्यक्तित्व में समाई अनेक विशेषताएं सहज नारी स्वभाव की ही द्योतक हैं। वह अपने
अविस्मरणीय व्यक्तित्व की विशेषताओं के कारण ही पाठकों के मन को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। आई होप बच्चों ये चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे आगे के 5 और प्रश्नों को। इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।